देखिए, हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। और ये जो हैलोजिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास की है, डेली बेसिस की रिएक्शन है। जो हमारा टारगेट है कि हम रोज़ एक रिएक्शन देखेंगे 12th की, वो है। अब यहाँ हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, या इसको हैलोजिनेशन भी कहा जाता है। इसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो और ब्रोमो एल्केन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसके किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन रिएक्टेंट है वो कौन सा है? एल्केन है। और रिएजेंट क्या है? इसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन होगी। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लेते हैं, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोसिव होता है, जबकि आयोडीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। और इसकी वजह से वो आपके एज ए डायरेक्टली टेकिंग स्पीशीज़ के फॉर्म में काम में नहीं आ सकता। HiO3 के फॉर्म में उसे लेते, तो यहाँ हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे और वो हैलोजिनेशन में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के रिगार्डिंग ही हम लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? एल्केन है। रिएजेंट्स क्या है? Br2 है। उसके बाद अटैकिंग स्पीशीज़ क्या है? फ्री रेडिकल होंगे इसके अंदर, सो दैट ये रिएक्शन कौन सी वाली होगी? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ कंडीशन जो लगेंगी वो क्या लगेंगी? अल्ट्रा वायलेट एंड सनलाइट। अल्ट्रा वायलेट एंड सनलाइट ये जो लगता है, जहाँ भी ये कंडीशंस अप्लीकेबल हो जाती है वहाँ बनने वाले जो इंटरमीडिएट हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये पॉइंट ध्यान रखें आप कि कंडीशंस में अगर आपके पास अल्ट्रा वायलेट और सनलाइट आ रहा है, या पेरोक्साइड आ रहा है, या बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो फिर रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है फ्री रेडिकल। मतलब रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो फ्री रेडिकल वाला बनेगा। और रिएक्शंस में अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकती है, बट फिलहाल हम ये ध्यान रखें कि जो टेकिंग स्पीशीज़ बनेगी वो फ्री रेडिकल बनेगी। तो रिएक्शन फ्री रेडिकल वाले मतलब फॉर्म में ही होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड। अब देखिए रिएक्शंस क्या है। अब चूँकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल मैथिल ही लिया है तो मैथिल होगा, तो मैथेन आपने ले लिया है, मीथेन ले लिया आपने, और उसके बाद इस पर अटैक किया क्लोरीन ने इन कंडीशंस अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है और आपके क्लोरीन ऐड हो गया है, उसके साथ मैथिल क्लोराइड बन गया है और साथ में HCl बन गया। ब्रोमिनेशन होगा तब भी यही होगा कि Br जो होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। और देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये कि HCl नहीं है, HBr आएगा, तो थोड़ा सा इसे एक बार करेक्शन में डाल दीजिएगा कि यहाँ पर आप HBr, बिकॉज HBr ही बनेगा, HCl नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है कि रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। दूसरी बात, जो ब्रोमीन बनता है फ्री रेडिकल वो बहुत ही ज़्यादा मोर सेलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर होता है वो ये होता है कि क्लोरीन जो होती है वो आपके मोर रिएक्टिव है और लेस सेलेक्टिव है। रिएक्शंस के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसका टाइप है, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि हैलोजिनेशन का टाइप क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है आपके हैलोजिनेशन प्रोसेस। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, तो दोनों चूँकि आपके रिएक्टेंट और रिएजेंट की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि हैलोजिनेशन की क्या हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर जो एल्केन है यानी कि एल्किल ग्रुप जो होगा वहाँ पर जो बनेगा फ्री रेडिकल उसकी जो होगी वो होगी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन मैथिल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर चेन इनिशिएशन प्रोसेस चल रहा है, और चेन इनिशिएशन मतलब मैकेनिज्म में जो हम देखेंगे वो 3 स्टेप्स में है। चेन इनिशिएशन है, चेन प्रोपोगेशन है और चेन टर्मिनेशन है। चेन इनिशिएशन प्रोसेस जो है उसमें चेन का प्रारंभ हो रहा है, यानी श्रृंखला प्रारंभ पद जिसे हिंदी में बोलते हो आप, तो वो आपके चेन का इनिशिएशन हो रहा है। और क्लोरीन जो हो रही है वो अल्ट्रा वायलेट रेस की प्रेजेंस के अंदर इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो 2 बनते हैं तो उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है
और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, तो वो हाईली रिएक्टिव कंडीशन में, और फिर इसीलिए वो क्या करेंगे कि जब एक बार फ्री रेडिकल बन गए क्लोरीन के, तो फिर अब वो मैथिल से टकराएंगे, मैथेन से टकराएंगे, कहीं पर वो जिससे कि हाइड्रोजन टकराएंगे, और एट लास्ट वो है चेन का प्रोपोगेशन करेंगे, मतलब श्रृंखला जो होगी वो आपके स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगेगी, और श्रृंखला के अंदर जो होगा वो विस्तार होने लगेगा, यानी कि चेन प्रोपोगेशन यहाँ पर प्रोसेस होगा। उसके बाद चेन जब सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एट लास्ट फिर अब वो क्या करेंगे, टर्मिनेट होंगे, यानी कि श्रृंखला का समापन करेंगे, चेन का समापन करेंगे, एंड होगा उस चेन का, सो दैट या जो फ्री रेडिकल्स हैं आपस में मिल के क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मैथिल क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, मैथिल क्लोराइड बना लेगा, यहाँ हाइड्रोजन करेगा तो HCl बना लेगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैथिल आपस में नहीं मिलेंगे और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, बनेगा ये भी, बट ये बहुत कम बन पाता है। जैसे ही बनता है वापस से दोबारा से कोई ना कोई फ्री रेडिकल से टकरा जाता है, और टकरा के फिर क्या करता है, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आई थिंक सो कि ये जो हमने 11 के बेस पर जो बेसिक पढ़ रखा है, उसके आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर देखिए कुछ चीज़ें हैं, चूँकि मैंने वैसे पहले भी आपको रिएक्शंस पढ़ाई हैं और आपने पढ़ रखा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि देखिए पॉइंट पकड़ के रखिए, किसी रिएक्शंस का होना कोई हादसा नहीं है कि सब हो गया अपने आप ही हो गया, ऐसा नहीं है। कोई रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती अपने आप, हर चीज़ के होने के पीछे कोई रीज़न होता है। सिमिलरली यहाँ भी वही है। देखिए एक कंसेप्ट है कि अगर आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो आपकी इमेजिनेशंस पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसलिए आप प्रोडक्ट को इमेजिन कर पाएंगे, और प्रोडक्ट जो है कैसे बन रहा होगा ये सोच पाएंगे, और आपके व्यूज़ जो हैं वो इजीली आपके डेवलप हो पाएंगे। तो इमेजिनेशन कीजिए कि देखिए एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे दूध नहीं होता, दूध रिएक्टेंट है, उसके अंदर आप बोर्नविटा मिला रहे हो वो रिएजेंट है, उसमें आपने बोर्नविटा नहीं मिला के आपने चाय पत्ती मिला दी तो वो भी रिएजेंट है। मतलब दूध मेन बेसिक सब्सटेंस है आपके पास, अब उसमें आप मिलाते जा रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते जा रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो मेन जो होता है लीड करने वाला सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में है, जिसके बिहाफ पर आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, वो क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएजेंट क्या है, जो आप उसके अंदर ऐड करके आप नए नए प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं, वो आपके रिएजेंट है, स्मॉल अमाउंट में होता है। अब रिएजेंट यहाँ पर आपको पता है क्लोरीन और ब्रोमीन है। सिमिलरली अब जब कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो उस रिएक्शन में एक फ़लसफ़ा और है कि रिएक्शन जब हो रही है तो आप ऐसे तो नहीं होगी, रिएक्टेंट ले लिया आपने, रिएजेंट ले लिया, आप लेके बैठ गए हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं या तो हीट देनी पड़ेगी, कोई अल्ट्रावायलेट रेज देनी पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, या फिर आपको पर्टिकुलर जिसे कहना चाहिए कि कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कंडीशन आपने अप्लाई भी कर दी तो भी क्या रिएक्शन अपने आप हो जाती है? नहीं होती है। जब टक्करें होती हैं, रिएक्शन कॉलेजन थ्योरी है एक जो आपके आएगी केमिकल काइनेटिक में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसे कि जो कॉलेजन थ्योरी होती है वो यही कहती है कि जब रिएक्शंस हो रही होती है ना, तो टक्करें होती हैं, और टक्करें जो होती हैं उनके पीछे लॉजिक ये होना चाहिए, या उनका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए, या उनका जो कि वो टक्करें हो रही हैं और वो इफ़ेक्टिव होंगी और वो प्रोडक्ट बनाएंगी, ये इस बात के पैरामीटर पर डिसाइड करता है कि जो टक्करें हों, उन टक्करों में जो डायरेक्शन हो वो सही हो। अब सीधी सी बात है यार, जहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है वहीं तो टक्कर होगी ना, तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना वो सही होना चाहिए। और दूसरी बात, जब टक्करें हों, जब मॉलिक्यूल्स में रिएक्टेंट और रिएजेंट टकराएँ, तो जब टकराएँ तो टकराने के बाद जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी जो है वो उन्हें मिल जाए, अब एक्टिवेट हो जाए, उन्हें इतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए ताकि बॉन्ड ब्रेक होकर वो एक्टिवेट हो जाए और एट लास्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो ये दो फैक्टर मेन होते हैं कि डायरेक्शन सही हो और जो रिएक्टेंट और रिएजेंट की जो टक्करें हों वो इफेक्टिव हो। ये दोनों कब होगा? तब होगा जब कंडीशन सही लगी हो। आपने अब चाय बनानी है, तो अब चाय बनाने के लिए भगोनी में चाय पत्ती शक्कर डाल के तो आपको हीट देनी पड़ेगी ना। ऐਵੇਂ तो नहीं बैठ के बन जाएगी कि साहब हमने तो रिएक्टेंट रिएजेंट डाल दिया, बैठे साहब,
बन जाएगी चाय अपने आप? नहीं ना, आप हीट दे रहे हो ना उसको, तभी तो बन रही है। आप बॉर्नवीटा मिला रहे हो और आपने बॉर्नवीटा मिलाया और मिला के आप बैठ गए हो, अब बैठे हो, अपने आप बन जाएगा? नहीं होगा ना। आपको स्पून से उसको करना पड़ेगा ना, घोलना पड़ेगा ना। घोलना पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो ना वहाँ पर, उसको वो प्रोसेस कर रहे हो, तभी जाके तो वो घुल रहा है। वो एक नया प्रोडक्ट आपके सामने बॉर्नवीटा के फॉर्म में आ रहा है ना। और इवन आपके पास रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाना है, रूह अफ़ज़ा घुलना पड़ेगा ना भाई। तो ये सिंपल थ्योरी है। तो कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी और तभी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो भी दो भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है। जो मेन बनता है वो मेन प्रोडक्ट कहलाता है और साइड वाला सब प्रोडक्ट कहलाता है। बस यही बेसिक फिनोमेना होता है जो हमें ध्यान रखना है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर ये जिन में के बाद यहाँ कंडीशंस तो मैंने अभी जैसे ये लिए, अब मैं यहाँ लिख देती कोई कैटलिस्ट का नाम। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शंस के अंदर पार्ट तो लेते हैं और उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करते, बस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। प्रोडक्ट जो बनना था वही बनेगा, उसका उस प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो मतलब एक और चीज़ बताऊँ, ये जो टीचर होता है ना, टीचर वो भी तो क्या करता है, एक तरह से एज ए कैटलिस्ट तो बिहेव कर रहा है तुम्हारे साथ, कि जो रिएक्शन जो चैप्टर तुम 4 दिन में पढ़ोगे वो तुम्हें 2 दिन में पढ़ा देगा। पढ़ तो आप भी सकते हो, बस एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। बस पर प्रोडक्ट जो बनना है भाई वो तो वही बनेगा जो तुम्हारे दिमाग में फिट है, तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से आना है, टीचर के साथ थोड़ी आना है। आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ होती है। तो जैसे टीचर है ना, वो एज ए कैटलिस्ट है आपके साथ, आपकी रिएक्शन में, आपकी जो इंट्रैक्शन हो रहा है आपकी बुक्स के साथ, उसमें पार्ट तो ले रहा है बट प्रोडक्ट तो आपके हिसाब से ही बनेगा जनाब। और खुद क्या कर रहा है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, आपकी एनर्जी कम से कम लगे और आप जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, वो कर रहा है। तो सेम यहाँ भी वही हम देखेंगे। कभी कंडीशंस में हम जब यूज़ करेंगे कैटलिस्ट तो हम इस बात को फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, पर फिलहाल यहाँ यही है। तो ये आपकी एक बेसिक रिएक्शन जो थी, जो बहुत 11th में भी है और यहाँ 12th में भी है, वो आ गई है। इन सब चीज़ों को देख लेना, मेन चीज़ें। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, बी वाला, इस पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर मैं कभी एक रिएक्शन लिख के इस पर और बना दूँगी, मैं एक वीडियो डाल दूँगी। बाकी फ़िलहाल तो ये है, ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।